बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आती है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत में पाकिस्तान में गुर्बत में 7% इजाफा हुआ है, जिसके बायस 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मजीद गरीब हुए हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट के हवाले से रिपोर्ट सामने आती है वर्ल्ड बैंक की, और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से रिपोर्ट सामने आती है कि करप्शन में भी इजाफा हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादी जमातों की इस मौजूदा गवर्नमेंट में 2 दर्जे करप्शन में भी इजाफा हुआ। इसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट सामने आती है कि जमहूरियत का दर्जा जो है वो 6 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। वो भी इसी गवर्नमेंट के दौरे हुकूमत में आया, ये इसी गवर्नमेंट के इस टेन्योर में हुआ। और इसके साथ साथ बात करेंगे फ्रीडम हाउस के हवाले से। फ्रीडम हाउस कहता है कि बुनियादी हुकूक हो, इंसानी हुकूक हो, जो एक आम शहरी के हुकूक हो, उसमें भी जो है वो 3 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है इसी 1 साला दौरे हुकूमत में। जो शहबाज शरीफ साहब इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब इसके सदर हैं, और सूबाई हुकूमतें पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इस पे कहा यह जाता है हुकूमती अरकान की जानिब से कि मुल्क की मईशत को बेहतर किया है, मुल्क के समत जो है उसको दुरुस्तगी की तरफ लेकर आगे बढ़े हैं, रियासत को बचाया गया है सियासत दाव पे लगा के। लेकिन हकायक इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम की बात की जाए, आम शहरी की बात की जाए, तो रमजानुल मुबारक का ये महीना है और इसमें भी शेख और नोश खरीदने से कासिर नजर आते हैं। पाकिस्तान के आम शहरी जो हैं वो परेशान हाल दिखाई देते हैं, वो महंगाई की चक्की में पिसते हुए नजर आते हैं। IMF की बात करेंगे। IMF ने जो है वो मजीद कुछ जो इनके मामलात मुज़ाकरात हुए थे उस पे बिजली की कीमतों के हवाले से कुछ मामला तय पाए थे, उससे भी इनकार कर दिया गया है। और जो लेन देन वाले मामला थे प्रॉपर्टीज की मुंतकली के हवाले से, उसके रकूम में कमी करने का कहा गया था, लेकिन उससे भी IMF ने मना फरमा दिया है। तो अहकामात जो हैं उनको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, उनको भी मानना पड़ेगा। इसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। इसके साथ साथ दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो हर तरफ पिस रहे हैं। वो दहशत गर्दी के वाक़यात हों, वो महंगाई के वाक़यात हों, वो किसी भी इसी कोई सेहत के हवाले से हो, हर तरफ जो है अवाम ही पिस रहे हैं। इन पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं वारिस रज़ा साहब। वारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। हमें ज्वाइन करेंगी अस्मा बशीर बंगे साहबा, माहिर कानून है, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। वारिस साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए आपका नुक्ता नजर जानना चाहूंगा। हुकूमत कहती है कि हमने कामयाबी के साथ 1 साला दौर मुकम्मल कर लिया है, आगे बढ़ रहे हैं, दुरुस्तगी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक कहता है कि 7% गुर्बत में इजाफा हुआ है, 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मजीद गरीब हुए हैं। क्या कहेंगे? जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसमें जो 1 साल की जो कारकर्दगी है उसका जो उसने जायजा लिया है, तो बुनियादी तौर से जो जमहूरियतें होती हैं उनकी कारकर्दगी जो है वो साल की बुनियाद पर नहीं परखी जाती, कभी भी वो उसको टेनवर की बुनियाद पर परखी जाती है। तो मेरे ख्याल में ये प्री मैच्योर जो है ना उनका एनालिसिस है, और प्रीमेच्योर एनालिसिस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी हिजान बर्पा किया जाए और दबाव का जो है ना इसकी दबाव की एक टैक्टिस होती है आर्मी इदारों की, और जो वर्ल्ड बैंक टाइप के लोग जो होते हैं जो कि हमें इमदाद मुहैया करते हैं, तो उनकी एक प्रेशर टैक्टिस भी होती है। तो प्रेशर टैक्टिस के तौर पर तो मैं इसको समझता हूँ कि ये रिपोर्ट जो है ना वो तौर से जो है ना वो उन्होंने मुरतब की होगी। लेकिन अगर हम
पाकिस्तान में मजमूई सूरत हाल का अगर जायजा लें तो उसमें एक साल के दौरान जो हमारी जो बिगड़ती हुई मईशत है उसमें कम अज कम अगर तरक्की नहीं हुई है तो ठहराव जरूर आया। यानी एक इस्तेहकाम नहीं आया तो एक जगह पर जो है ना मईशत जो है ना वो पीछे की तरफ भी नहीं गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक साल की कारकर्दगी किसी भी गवर्नमेंट की, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी उस लिए नहीं मापी जाती, उसके टेन्योर 5 साल का होता है। उस 5 साल के टेन्योर के बाद आपको तय करना पड़ता है कि इस टेन्योर में ये गवर्नमेंट क्या कर पाई है और क्या नहीं कर पाई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक एडवांस उनकी अप्रोच है और वो एडवांस अप्रोच जो है ना वो सिर्फ इसलिए है कि उनके जो फंड्स वो रिलीज करते हैं उन फंड्स को जो है ना बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाए। और दूसरी बात यह है कि एक तरीके से ये दबाव दुरुस्त भी है। दुरुस्त क्यों है? वो इसलिए कि हमारे यहाँ जो हमारी डेमोक्रेसी का जो चलन है या जो हमारी डेमोक्रेसी का जो अंदाज है वो जो है ना वो प्रो अवाम है नहीं। और हमारे यहाँ अनडेमोक्रेटिकली जो है ना हम नॉन प्रोडक्टिव यूनिट्स में ज्यादा जो है ना फंड्स यूटिलाइज करते हैं। तो लिहाजा उस पर नजर रखना भी जो है ना इन इदारों का काम है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक दुरुस्त बात है, ताकि वो दबाव डालकर और पब्लिक जो है ना इंटरेस्ट के लिए जो है ना जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो वो काम करे। नॉन प्रोडक्टिव यूनिट्स जो है ना उनके खराजात, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि अभी 4 दिन पहले जो है ना आपने जो है ना यानी पार्लियामेंटेरियन की और यानी वज़रा की तनख्वाह में इजाफा किया, जो मैं समझता हूँ कि गैर जरूरी इजाफा है, बजाय इसके कि उसको बिजली की मद में जो है ना रिलीफ दिया जाए या यानी मार्केट में प्राइस जो पेट्रोल की कम हो गई है उन प्राइस को रिड्यूस करके थोड़ा सा जो है ना इस्तेहकाम लाया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत पॉलिसियों की वजह से जो है ना ये वर्ल्ड बैंक या IMF आपके ऊपर कड़ी शराइत लगाते हैं ताकि आप जो है ना उस आपकी सिम दुरुस्त की जा सके। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें नॉन प्रोडक्टिव अफराद का ज्यादा अमल दखल है, जिसकी वजह से हमारी उमूमी तौर से जमहूरियत या डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ना वो अपना काम जो है ना वो उस रफ्तार से नहीं कर पाता, उस अवामी तरीके से नहीं कर पाता जैसा कि उनको करना चाहिए। वारिस साहब, जिस तरह से आपने ये मिसाल दी है, अब इसमें 188% इजाफा हुआ है वज़रा की तनख्वाहों में, तो पाकिस्तान के अवाम को कहा जाता है, तलकीन की जाती है, गुजारिशात अहकामात भी कि हमारे साथ दें, रियासत को बचाना है। माजी की हुकूमत ने तबाह कर दिया, माजी के हुक्मरानों ने मुल्क को का सत्यानाश कर दिया, लेकिन हकायक फिर ये सामने आते हैं कि 188% इजाफा किया जाता है। यहीं हमारे ही प्रोग्राम में रहनुमा आते हैं, वो कहते हैं कि वज़रा को तनख्वाहें नहीं देगी रियासत, स्टेट की तरफ से कोई तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी, लेकिन 188% इजाफा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ये कोई जवाब नहीं है इस हुकूमत का। ये जो है ना जवाब इसलिए नहीं है कि ये बजाय इसके कि आप ठीक है, फर्ज किया, मान लीजिए आपका आर्गुमेंट मान लिया कि पिछली गवर्नमेंट जो है ना वो मईशत का सत्यानाश कर दी गई थी, मान लिया जनाब, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। लेकिन बात यह है कि जो पिछले जो है उनके ऊपर बात को रखकर और आप कोई जो है ना काम ना करें, तो ये कोई माकूल जवाब नहीं है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। वारिस साहब जवाब तो देते हैं, इसके साथ साथ जवाब जरूर सामने आता है। इसी के साथ रेलेवेंट बात आपके सामने रखना चाहूंगा। कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने से माजरत की गई। एक तरफ तनख्वाहों में इजाफा 188%, दूसरी जानिब तनख्वाहदार तबका जो है उसको रिलीफ देने से माजरत। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि प्रो पीपुल जब तक कोई भी सिस्टम, और खासतौर से जब आप डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से आता हो यहाँ पर, लेकिन आप जो डेमोक्रेटिकली
जो पार्लियामेंट का हिस्सा हो जाते हैं उनके फराइज ये नहीं होते कि आप पिछली गवर्नमेंट पर जो है ना इल्जाम रखकर और अपने आप को बचाने की कोशिश करें, और न सिर्फ बचाने की कोशिश करें बल्कि प्रो पीपुल जो है ना कोई जो है ना इकदाम न लेने चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको किसने ये कह दिया कि जनाब आप पार्लियामेंटेरियन की या वुज़रा की तनख्वाह बढ़ाकर आप आवाम की तनख्वाह का बोझ जो है या महंगाई का बोझ जो है वो आम पब्लिक पर डालें। बात यह है कि अगर पिछली गवर्नमेंट ने ये काम किया था तो आप भी अगर वो कर रहे हैं तो आप में और पिछलों में फर्क क्या रह जाता है? ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि जनाब पिछली ये कर गई थी, ये इस वजह से हुआ था, फलाना हुआ था, डिमांडा हुआ था। आप क्या कर रहे हैं? ये बुनियादी सवाल है। अब आप जो है ना कोई जवाब पैदा नहीं कर सकते। नहीं, इमरान खान भी जवाब पैदा कर सकते हैं कि जनाब वो जो बाजवा नहीं करने देता था, फैज हमीद नहीं करने देता था, ये इमरान खान का भी आर्गुमेंट हम उस वक्त नहीं मानते थे, लिहाजा आपका भी आर्गुमेंट नहीं मानेंगे कि जनाब पिछली हुकूमत करके गई। आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या कारकर्दगी है? आपका पार्लियामेंट्री पार्टी क्या कर रही है? आप डेमोक्रेटिकली आवाम को प्रो पीपुल हैं या नहीं है? यह है बुनियादी सवाल। ठीक, मैडम मंगेश आपसे जानना चाहूंगा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आती है और इसमें कहा जाता है 1 साल दौरे हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के ज़ेरे क़यादत 7% इसमें गुर्बत में इजाफा होता है, 1,30,00,000 लोग मजीद गरीब होते हैं। इसी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आती है और उस पर करप्शन में 2% इजाफा होता है, 2 दर्जे तरक्की होती है। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट सामने आती है कि जमहूरियत जो है वो 6 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार हुई। फ्रीडम हाउस की जानिब से रिपोर्ट सामने आती है इंसानी हकूक की पामाली, उस पर 3 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार होती है। तो किस तरह से देखते हैं कंपैरेटिवली 1 साल दौरे हुकूमत इस मौजूदा सेटअप का? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा इसमें जो अपना एक अगर मैं आम शहरी बन के सोचूं और मैं आपको उसका इसमें अपने राय दूं तो वो ये है कि देखें, बहैसियत कौम भी और बहैसियत हमारे जितने सियासतदान हैं, हमारी जो सोच है ना वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। हमारी सोच जो है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से हमें काफी लॉस होता है। और हम लोग चीजें जितनी इंपोर्ट करते हैं उसका 100% आप ये कह सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जितना इंपोर्ट हमें जो मेन आज का हमारा प्रोग्राम में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन की वजह भी यही है कि हम पाकिस्तान बहुत प्रोडक्टिव कंट्री हैं। पाकिस्तान में अगर ज़राअत को देखें, हमारा टेक्सटाइल की बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें पिछले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल की कारकर्दगी से, यही लोग हैं जो बार बार आ रहे हैं। इन्हीं की ही गलत पॉलिसीज की वजह से इन्फ्लेशन जो है, अगर हम 2015 को कंपेयर करें और 2024 और 25 को कंपेयर करें तो अब तक ये बदतरीन सतह पर है इन्फ्लेशन रेट। लेकिन मैं अगर उसको देखती हूँ तो मैं उसको इस नजर से देखती हूँ कि हम लोग हमारी जो सोच है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, जबकि हम बहुत प्रोडक्टिव लोग हैं, हमारे पास बहुत मैन पावर है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है, हम वजीफे मुकर्रर कर देते हैं, हम भीख पे लगा देते हैं अपनी कौम को, लेकिन हम ये नहीं करते कि हम उनको कोई हुनर सिखाएं, हम उनको कुछ ऐसे आलात दें, तरबियत दें, हम उनको कोई नई से नई टेक्नोलॉजी फराहम करें जिससे वो इस मुल्क के लिए कुछ कर सके और हम इस इन्फ्लेशन से बाहर निकलें। तो मेरा ये ख्याल है कि इसके लिए ये एक क्रूशल टाइम है कि हम पॉलिसीज बनाएं जिसमें हमारी सोच को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक प्रोडक्टिव सरजमीन है और पाकिस्तान के लोग भी बहुत प्रोडक्टिव हैं। वारिस साहब, दूसरी तरफ ऐलान किया गया है ऑपोजिशन जमातों की जानिब से पॉलिटिकल अलायंस के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहां खड़े होते हुए नजर आते हैं? सरफराज भुगटी साहब से भी आज मुलाकात हुई है। ईद के बाद अपोजिशन जमातों के हमरा खड़े होंगे या फिर 26वीं आईनी तरामीम वाले मामले की तरह हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे? देखिए, बात यह है कि अपोजिशन का जो ये अलायंस है, ये मुझे इसमें कोई किसी भी किस्म से 1 साल से मुझे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट देता हुआ नजर नहीं आता। और नहीं, ईद के बाद कोई फ्रूटफुल मुझे रिजल्ट इसका नजर आता है। उसकी वजह क्या है?
कि उसकी वजह होनी चाहिए। बात यह है कि मैंने ये आर्गुमेंट करने के बाद उसकी वजह को तलाश करना है। वजह यह है कि जो अपने आप को सबसे बड़ी जमात कहलाती है पीटीआई, और जिसका ये दावा है कि पाकिस्तान के अवाम की सबसे ज्यादा हिमायत उसको हासिल, लेकिन उसका जो पॉलिटिकल रोल है वो इंतहाई अनडेमोक्रेटिक है। वो पॉलिटिकली जो है ना इंतहाई इमेच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं, और वो आधा तीता आधा बटे पिक एंड चूज जो है ना वो अपोजिशन में करते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए कि अपोजिशन अलायंस जो है वो पिक एंड चूज पर नहीं बनता, और पिक एंड चूज के अलावा आपकी जो हिकमत अमली है पीटीआई की, वो इस कदर बड़ी माजरत के साथ इस कदर नाकिस है कि वो एक शख्स के गिर्द घूमती है। यानी गोया के पाकिस्तान में जमहूरियत के पैरामीटर्स क्या हैं, क्या समझते हैं? हमें सलाम कमेटी में जाना चाहते हैं, नाम दे देती है, और रात को एक शख्स जो है ना वो खुदा की तरह ऑर्डर करता है कि नहीं जाना। सियासत जो है वो एक फर्द वाहिद के ऑर्डर पर नहीं चलती है। तो मैं ये समझता हूं कि पीटीआई अपने आप में इसको लूज कर रही है। उसको बार बार मैं एक तवील अरसे से आपके साथ मेरी नशिस्तें होती है, मैं बार बार कहते रहता हूं कि पीटीआई जब तक पॉलिटिकल जमात नहीं बनेगी, इस वक्त पीटीआई जो है ना व्हाट्सएप की जमात है, यानी सोशल मीडिया की जमात है, एक्स की जमात है। वो अवाम की हिमायत जो आप समझते हैं, वो अवाम की हिमायत वोट में तब्दील 5 साल के बाद होती है नहीं होती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक कल्ट जो है यानी पीटीआई का, उस कल्ट को वो शौक समझते हैं, उस कल्ट को वो अवामी हिमायत समझते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक पॉलिटिकल एटीट्यूड अपने अंदर जो है ना ये जमात नहीं लाएगी और इर्द गिर्द एक शख्स के गिर्द घूमती रहेगी, ये जमात नाकामी और नामुरादी का सामना करना पड़ेगा, और ये कभी भी किसी भी अलायंस में कामयाब नहीं होगी। ये बात आज 24 मार्च की मेरी आप लिख कर ले लीजिए कि इनका अलायंस नाकाम होगा, क्योंकि एक शख्स का कुछ नहीं पता कि जब दिल चाहता है वो कह देता है हाँ, और हाँ को हर के नाम में तब्दील कर देता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो बाहमी मशावरत के जरिए चलती हैं। पॉलिटिकल पार्टी पर्दे वाहिद के हुक्म के ताबे नहीं हुआ करती। अच्छा वारिस साहब, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, इसमें जानना ये चाहूंगा जिस तरह से आपने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं है, एक तो ये चीज कि इसमें जमहूरियत के पैरामीटर्स क्या हैं मौजूदा पाकिस्तान के स्टेटस के मुताबिक, और कौन सी जमातें, सियासी जमातें हैं वो उस जमहूरी रवैये को, उन पैरामीटर्स को फॉलो करती हुई नजर आ रही हैं? क्या ये गवर्नमेंट उन जमहूरी रवैये को, रिवायात को फॉलो अप करके आई है? आपका बिल्कुल दुरुस्त है, और ये एक क्वेश्चन है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकली तौर से अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी पर तो कोई पाकिस्तान में एक भी जमात ऐसी नहीं है जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर चल रही है, चाहे वो इख्तिदार में बैठी हो, चाहे वो इस वक्त की अपोजिशन। सवाल ये है कि क्या उनको डेमोक्रेटिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये सवाल हम 77 साल से मुसलसल दोहरा रहे हैं, लेकिन उसका हमें जवाब नहीं मिलता। ना पीटीआई को जवाब देती है डेमोक्रेटिक अंदाज से, ना नून लीग जवाब देती है, ना पीपल्स पार्टी जवाब देती है, ना फजल रहमान साहब। जवाब इन सियासी जमातों ने देना है, जवाब इन सियासी पर वो हावी। पीपल्स पार्टी में जरदारी ने कह दिया वो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी पर हावी होता है, नवाज शरीफ ने जो कह दिया वो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी पर हावी होता है, इमरान खान ने जो कह दिया वो उनकी मरकजी कमेटी पर हावी होता है। तो ये डेमोक्रेटिक रोल नहीं है, ये डेमोक्रेटिक रवैया नहीं है। लिहाजा बड़ी माजरत के साथ, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, पाकिस्तान में कोई भी सियासी पार्टी
कम से कम डेमोक्रेटिक तो नहीं है। हाँ, इक़्तिदार के सिंहासन में बैठती हैं और इक़्तिदार के ताकतवर अफराद से इक़्तिदार लेती भी हैं, और सोने पर सुहागा ये है कि इमरान खान तो इस कदर हद से आगे बढ़ गए कि वो ताकतवर लोगों से यानी इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरा चाहते हैं। वो डेमोक्रेटिक जो लोग हैं या अपने आप को जो कहते हैं सियासी पार्टियां, उन सियासी पार्टियों से तो वो मुज़ाकरात ही नहीं चाहते। तो इसलिए ज्यादा क्रिटिसिज्म इमरान पर बनता है। दूसरी पार्टियां इनके मुकाबले में इसलिए बेहतर है जैसे कि वो एक, चाहे अपने अंदर उनकी डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन वो आपस में गुफ्तगू का दरवाजा बंद नहीं करती। इमरान खान वाहिद आदमी है हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में जो कि सब अपने पसंद से दरवाजे खोलते और अपने पसंद से दरवाजे बंद करते। वारिस साहब, मौलाना साहब के हवाले से क्या, मौलाना साहब के हवाले से क्या नुक्ता नजर है आपका? इससे मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से मैं ये समझता हूं कि फजलुर रहमान भी कोई डेमोक्रेटिक तो नहीं है। अगर आप देखें हैं उनकी पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर देखें तो वो कहते तो है कि शूरा, लेकिन बात यह है कि उस शूरा पर जो उनके फैसले होते हैं वो हावी हो जाते हैं, और ये कमोबेश तमाम पॉलिटिकल जमातों में ये हो रहा है। इमरान खान से लेकर नवाज शरीफ से लेकर पीपल्स पार्टी। तो ये हमें कल्चर जब तक आप तब्दील नहीं करेंगे उस वक्त तक आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेंगे। जब तक आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेंगे, अवाम की नफ्स को नहीं पहचानेंगे, जब तक अवाम की नफ्स को और अवाम के मसाइल हल नहीं करेंगे उस वक्त तक आप जो है ना पीपुल डेमोक्रेसी की तरफ नहीं जा सकते। ऑलराइट जी, मैडम मंगेश, आपका क्या इस पे नुक्ता नजर होगा? आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस पे मुख्तसर बात करना चाहूंगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखें, जब तक सियासी पार्टी जवाब जो है ना वो लफ्जों से नहीं अपने रवैयों से देंगी, जब तक वो अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच और इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगी। मैं हमेशा बहैसियत वकील अदालतों में यही रोती हूँ कि पता नहीं कब हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी। देखने में तो वो इंडिपेंडेंट है लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह हमारे हर, चाहे वो सियासी इदारा है, चाहे वो अदलिया है, चाहे मुकन्नना है, चाहे अवान है, कोई भी है, जैसे कि वारिस साहब ने भी बात की है कि एक ही बंदा है, वो ही कहता है कि हो जाओ, फिर वही होता है जो वो चाहता है। इस चीज से हमें निकलना होगा। जब तक हम इस चीज से नहीं निकलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जहां तक बात है सियासी, बात की है, आप इस बात से मुत्तफिक हैं? मैं बिल्कुल मुत्तफिक। नहीं, मैं तो सही कह रही है। नहीं, वारिस साहब, मैं अस्मा साहबा से जानना चाह रहा हूं कि वारिस साहब ने खान साहब की बात की थी, तो आप मुत्तफिक हैं कि खान साहब ऐसे करते हैं? मैं सिर्फ खान साहब की बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ जितनी भी सियासी पार्टीज हैं वो अपने रवैये बदलने पड़ेंगे, उनको अपने रवैये बदलने पड़ेंगे। वारिस साहब, सुन नहीं पाया मैं आपको, क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूं कि मैं सबकी बात कर रहा हूं, स्पेशली जो है ना वो पीटीआई को मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें शख्सियत परस्ती ज्यादा है और उसको डिफेंड करना पड़ेगा। ठीक। अस्मा साहबा, आपसे जानना चाहूंगा, जो दहशत गर्दी के वाकयात रूनुमा होते हुए नजर आ रहे हैं और हालिया कुछ दिनों से ये दोबारा से दहशत गर्दी जो है वो जन्म लेती हुई नजर आ रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगी? किस तरीके से इस चीज को जो है वो टैकल किया जा सकता है? आपका जो है वो रेजिडेंशियल एरिया भी उन्हीं एरियाज में शामिल होता है, तो वहां पे किस जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है? देखिए, मैं खुद पश्तून हूँ और मेरा ताल्लुक कोहाट से है, और कोहाट में भी अभी जो सुनने में आ रहा है, पाड़ा चिनार कोहाट, ये बहुत हॉट एरिया थे जहाँ पर दरा आदम खैर, जहाँ पे ऑपरेशंस काफी सारे हुए और अभी भी यही सोच विचार की जा रही है कि किए जाएं। मेरा ये सवाल है कि हमें रिटेलिएशन और एक एग्रेशन वाली पॉलिसी से निकलना होगा, क्योंकि अभी दिखने में और सुनने में यही आ रहा है कि अगर हमें मारा जा रहा है तो हम भी मारेंगे, अगर हमारी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है तो हम भी करेंगे, हम क्यों ना करें। देखिए, पिछले जब पहले ये ऑपरेशन हुए थे 10 लाख लोग आईडीपीस की सूरत में आए थे और हमारे ही इलाके थे जहां से हम निकले और हम ही लोगों ने उनको होस्ट किया।
मेरा ये ख्याल है कि देखें, हमने अपने बड़ों को भी यही होते हुए देखा, और कानून में भी बहसियत वकील जब हमारे पास मर्डर केसेस बड़े बहुत यानी हम कहते हैं हीनस ऑफेंसेस हैं, ऐसे केसेस में भी हमने देखा है कि जहां जब पार्टीज आपस में बैठती हैं, बातचीत करती हैं, तो बात बहुत छोटी होती है और बात का हल निकल आता है। जब वो आपस में बैठ के गुफ्तगू करते हैं, बात का हल निकलता है, बजाय इसके कि वो दुश्मनी उनकी नस्ल दर नस्ल चले। और ऐसा हुआ है, ऐसा हमने देखा है सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, पख्तूनख्वा में ये हुआ है। नस्ल दर नस्ल वो कत्ल, वो दुश्मनियां चलती रहती हैं। ये वही दुश्मनियां हैं जो हमारी खुद की गलत पॉलिसीज की वजह से हमने कुछ अनासर को बनाया, और फिर वो अनासर इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने हमारे लोगों को हमारे ही खिलाफ कर दिया। वन स्टेटमेंट अबाउट अब इसमें होना ये है कि इसमें कम्युनिकेशन, इसमें गुफ्तगू, इसमें बैठ के उनसे बातचीत हो जाए, वरना मासूम लोगों की जानें पहले भी मेरे ख्याल से किसी खाते में नहीं आती थी। अब भी आप देखें जितने हमले हो रहे हैं उसमें जानें सारी मासूम लोगों की, बेगुनाह लोगों की, जिनको पता ही नहीं होता कि वो क्यों मर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये हमारे अपने ही लोग हैं जो उठ के इतने अग्रेसिव अगर हो गए हैं तो उनसे बातचीत करनी चाहिए। मैडम मंगेश, मुहर्रम बलोच के हवाले से क्या नुक्ता नजर है आपका? देखिए, मेरा नुक्ता नजर इसमें यही था, मैं खुद भी हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन्स के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए उनकी आवाज बन सकूं, क्योंकि मेरी एक से है, मेरी सुनी जाती है, तो क्यों ना मैं उसके लिए बोलूं। मैं खुद उनसे मिली हूँ, जब वो इस्लामाबाद आई थी मैं उनके धरने में गई, मैं वहां बैठी, सिर्फ ये देखने, उनको सपोर्ट के लिए नहीं, मुझे सिर्फ ये जानना था, ये देखना था, क्योंकि देखिए हमें वही बलूचिस्तान पता है जो हम टीवी में देखते हैं, क्योंकि हम खुद वहां जाके अपनी रिसर्च तो नहीं कर सकते, हम डरते हैं कि क्योंकि हमें डराया गया है कि अगर हम वहां गए तो पता नहीं हम पश्तून हैं, मार दिया जाएगा, हमारे साथ क्या होगा, या मैं पंजाबी हूँ, मैं वहां जाऊंगी क्या होगा। मैं खुद गई, मैं वहां बैठी, मैंने उनसे बातचीत की, मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे आके इतने दिनों से बैठी, और बहुत जब वो यहाँ आई थी, धरना दिया था, उसमें सारी खवातीन थी और ठंड थी, बहुत शदीद ठंड थी, छोटे मासूम बच्चे उनके साथ थे, बच्चियां उनके साथ थी। मुझे बज़ाहिर उसमें कोई इस तरह की बात नहीं नजर आई कि मैं उनसे कहूँ कि यार ये लोग तो यहाँ दहशतगर्दी फैला रहे हैं या ये लोग यहाँ बदअमनी के लिए आए, बल्कि उल्टा हमने देखा कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं आए दिन उनको किसी न किसी छोटी से छोटी बात पर उनको तंग करते रहे हैं। अब वो जो आवाज थी मिसिंग पर्सन की, वो खुद एक मिसिंग पर्सन होगी, अब लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर वो चले, मैं कहती हूँ वर्स्ट केस वो कोई एजेंट है, वर्स्ट केस वो पाकिस्तान की गद्दार है, हाई ट्रेजन उन्होंने किए, आप सामने लाएं, आप लोगों को बताएं, आप उसके सबूत दें। आप इस तरह अगर उसको भी मिसिंग पर्सन में शुमार कर देंगे, इस तरह चोरी छुप के पीछे दरवाजे से आप आके उसको भी बंद कर देंगे, तो रियासत जो आवाम है उसने मजीद आपके खिलाफ हो जाना है, उसने आपके बारे में अच्छा कुछ नहीं सोचना। तो पाकिस्तान में मसला ही यही है कि आपको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जाता, स्पेशली जो इस तरह की जिस तरह ये मुहर्रम का वाकया हुआ, इस तरह के वाकयात में आपको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जाता। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग बलूचिस्तान से एग्रेसिव हैं और वो चाहते हैं कि एटलीस्ट हमें बता दें कि हमारे लोगों ने किया क्या है, उनका गुनाह है, उनका जुर्म है, आप सामने लेके आए। सामने नहीं आ रहा उनका कोई गुनाह भी। ठीक जी, वारिस साहब आप किस तरह से देखते हैं ये वाकयात हालिया दिनों से दोबारा से दहशतगर्दी जन्म लेती हुई नजर आ रही है? माजी कुछ अर्सा जो है वो काफी सुकून रहा, पाकिस्तान के शहरी इस जो है इस तरह के वाकयात से दूर रहे, लेकिन दोबारा से ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या ये कदमात होने चाहिए? देखिए, बात यह है कि दहशतगर्दी जो है वो चाहे रियासत की तरफ से हो, चाहे किसी गिरोह की तरफ से, चाहे फर्द की तरफ से हो, और चाहे किसी गिरोह की तरफ से हो या रियासत की तरफ से, दहशतगर्दी और लाकानूनियत को कोई भी जो संजीदा माशरा है, जो भी इक़्तिदार से या तहजीब या इक़्तिदार या डेमोक्रेसी की वैल्यू पर यकीन रखने वाला माशरा है, फर्द है, गिरोह है, वो कभी भी किसी भी, चाहे वो रियासती दहशतगर्दी हो, चाहे वो गिरोही हो, चाहे वो फर्द वाहिद की हो, तो उसको किसी तौर से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, असल में हमारे यहाँ दहशतगर्दी का मामला ये बन गया है कि अगर मैं दहशतगर्दी कर रहा हूं अपने पसंद से और किसी दूसरे को मार रहा हूं, तो मैं जो है ना मजलूम हूं,
और अगर कोई दूसरा मर रहा है तो मेरे तो इंसानी हुकूक हैं, लेकिन उसके इंसानी हुकूक नहीं है जिसको मैं मार रहा हूं। तो हमारे यहाँ ये जो समाजी जो बिगाड़ है, जब तक आप इस समाजी बिगाड़ को दुरुस्त नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये इल्जाम लगाना कि बैरूनी ताकतें जो है इन्वॉल्व हैं या बैरूनी ताकतें मदद कर रही हैं, तो बड़ी माजरत के साथ बैरूनी ताकतें या आपके दुश्मन ममालिक उनको उसी वक्त कहना साफ करना नजर आता है जब आपके यहाँ माशरती तौर से जो है ना कमजोरियां हो। तो माशरती तौर से जो कमजोरियां हैं, माशरा नहीं बन सका है, समाज आपका जमहूरियत पसंद नहीं बन सका है, रियासत ने जो है ना डिलीवर नहीं किया है डेमोक्रेसी को, तो लिहाजा वो जो अफराद में मायूसियां हैं या उनके राइट्स के जो मामलात हैं, उनको जब आप डिलीवर नहीं करते, प्रॉपर वक्त पर डिलीवर नहीं करते, तो उनकी शिकायतें बढ़ जाती हैं। जब वो शिकायतें बढ़ जाती हैं तो वो दहशतगर्दी का एक रूप धार लेती हैं। तो इंसान जो है ना तशद्दुद पसंद हो जाता है, उसके बाद वो उसके अंदर जो टॉलरेंस खत्म हो जाती है। तो लिहाजा ये रियासत का अव्वलीन फर्ज होता है कि वो समाज में टॉलरेंस के माहौल को बरकरार रखने के लिए इंसानी हुकूक से लेकर उसके जमहूरी हुकूक की पामाली न होने दें, नहीं तो ये दहशतगर्दी के अनासिर जन्म लेते रहेंगे और उनसे दीगर ममालिक जिनको आप समझते हैं कि वो आपके मुखालिफ हैं, वो भी जो है ना उसमें हिस्सा डालते रहेंगे और आपके खिलाफ काम होता रहेगा। हमारे साहब आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, माहिर बलोच किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उससे पूछ रहे हैं? जी वारिस साहब आपसे। नहीं, दोबारा दोहराइए, मैं सुन नहीं सका। वारिस साहब आखिर में आपसे जानना चाह रहा हूं, माहिर बलोच किस तरह से देखते हैं, क्या नुक्ता नजर होगा? देखिए, बात यह है कि आरंभ से लेकर और सबको अपने डेमोक्रेटिक राइट लेने का पाकिस्तानी आइन के एतबार से उनका वो हक है। आइन के एतबार से हर पाकिस्तान में बसने वाला हर इंसान का ये आईनी हक है कि वो अपने राइट्स की बात करे। लेकिन राइट्स की बात जो है ना आर्टिकल 19 के तहत जो राइट्स हैं उन राइट्स को जो है ना कानून के तहत ही आपको हासिल भी करना पड़ेगा, आईनी तौर से ही आपको हासिल भी करना पड़ेगा। जब आईनी तौर से आप राइट्स की बात करते हैं तो उसका हासिल करने का तरीका कार भी आईनी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो गैर आईनी तरीक़ेकार इख्तियार करके आप जो है ना मजदूरों का खून बहाएं, मजदूरों के खून बहाने पर या किसी दहशतगर्दी पर, अवामी दहशतगर्दी या ट्रेन हादसे की दहशतगर्दी पर खामोशी इख्तियार कर लें और इंसानी हुकूक के अलमबरदार बन जाए और 4 मजदूरों को कत्ल करके ट्रेनों से उतारकर या बसों से उतारकर शनाख्ती कार्ड देख कर कत्ल करते चले जाएं, उस पर आपकी जबानबंदी है। लिहाजा जबान आपको खोलनी है तो अपने लिए भी खोलनी है और अपने जो साथ खड़ा हुआ फर्द है, जो मजलूम है, जो महकूम है, उसके लिए भी आवाज उठानी है। ये 2 रवैये नहीं हो सकते कि आप इंसानी हुकूक की चैंपियन बने रहें और दूसरे के इंसानी हुकूक को जिबा करते रहें। ये 2 रवैया दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ जो भी दहशतगर्दी पर खामोश है, किसी भी किस्म की दहशतगर्दी है, तो लिहाजा वो उतने मुजरिम है जितना के कोई दहशतगर्द मुजरिम हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वारिस रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अस्मा बशीर बंगिश साहबा हमारे साथ मौजूद थी और हमने बात की महंगाई के हवाले से। इस गवर्नमेंट में 7% गुर्बत में इजाफा हुआ, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई, फ्रीडम ऑफ इसके यूनिट की रिपोर्ट फ्रीडम हाउस की यानी से सामने आई, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आती है। इन चीज़ों को कंपैरेटिवली डिस्कस किया और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अवाम के हालात हाजरा क्या हैं
उसको भी हमने सामने रखा और दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से तज़किरा किया। पॉलिटिकल सिनेरियो जो है अपोजिशन इत्तेहाद बनने जा रहा है ईद के बाद का, वो भी मेरे एनालिस्ट पैनल का अपने नुक्ता नज़र जाना। नाज़रीन, आने वाले दिनों में मजीद किस तरह से पाकिस्तान के अवाम के लिए आसानियाँ आ सकती हैं, ये एक सवालिया नज़र है और ये हर आम शहरी जो है इस नज़र से इस रियासत को, इस हुकूमत को देखता हुआ नजर आता है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।